जी अस्सलाम वालेकुम। हम डिस्कस करें आपके चैप्टर 17 पार्टनरशिप एक्ट। इससे पहले वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं पार्टनर्स की ड्यूटीज, पार्टनर के राइट्स, टाइप्स ऑफ पार्टनर्स, टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप और एसेंशियल्स ऑफ पार्टनरशिप। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि पार्टनरशिप के पास अथॉरिटी क्या होती है और कितनी कितनी टाइप की होती है और उस अथॉरिटी को किस तरह से यूज कर सकते हैं और उस अथॉरिटी की लिमिट्स क्या हैं। हमने जब एसेंशियल्स ऑफ पार्टनरशिप पढ़ा था तो हमने वहां पर एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था म्यूचुअल एजेंसी का, जो लास्ट हमारे पास क्या था, एसेंशियल था। हमने वहां पर क्या कहा था कि जो हर पार्टनर होता है वो एजेंट होता है फर्म का और वो एट ए टाइम क्या होता है, प्रिंसिपल भी होता है। हमने इसलिए इसको कहा था कि म्यूचुअल एजेंसी। तो हम क्या कहते हैं कि अथॉरिटी ऑफ पार्टनर हमारे पास दो तरह की होती है। एक होती है हमारे पास एक्चुअल अथॉरिटी, दूसरी होती है हमारे पास एम्प्लॉयड अथॉरिटी। एक्चुअली में अथॉरिटी है क्या, अथॉरिटी ये है कि द कैपेसिटी ऑफ पार्टनर टू बाइंड द फर्म बाय हिज एक्ट, कि उसके पास कितनी किस लेवल तक ये अथॉरिटी है, उसकी अथॉरिटी क्या लिमिट है, तो अपने किस लिमिट तक के एक्ट के साथ फर्म को बाइंड कर सकता है, वो हम क्या करते हैं, अथॉरिटी में कवर करते हैं। अब एक्चुअल अथॉरिटी हमारे पास क्या है, जैसा कि हमने पढ़ा था कि पार्टनरशिप क्या होती है, कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू क्या आती है, वह उसकी कॉन्स्टिट्यूशन होती है, एग्जिस्टेंस में आती है। अब उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर वो सारी चीजें लिखी होती हैं। हमने वहां पर एक पार्टनरशिप डीड के जो पॉइंट्स थे जो उसके अंदर मेंशन किए जाते हैं, डिस्कस किए जाते हैं। हमने उसमें वहां पर लिखा हुआ था कि पार्टनर्स की क्या ड्यूटीज हैं, पार्टनर्स की क्या राइट्स हैं, किस पार्टनर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किस पार्टनर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कौन कौन से काम करने के लिए सारे पार्टनर्स के एग्री होना कंपलसरी है और कौन कौन से काम कोई एक पार्टनर भी कम कर सकता है। जो सारी जो अथॉरिटीज हैं, जो लिमिट्स हैं, वो हम उनको क्या कहेंगे, एक्चुअल अथॉरिटी कहेंगे। कि जो एग्रीमेंट के अंदर जो उनको अथॉरिटी स्पेसिफाई की गई है उन्हें हम क्या कहेंगे, एक्चुअल अथॉरिटी कहेंगे। और जो इम्प्लाइड अथॉरिटी है, इम्प्लाइड अथॉरिटी क्या है, ये अंडरस्टूड सी बात है कि फर्म का पार्टनर अगर फर्म के ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस कोई काम कर रहा है और उसकी इंटेंशन क्या है कि वो फर्म को क्या करे, कि बाइंड कर रहा हो किसी चीज के अंदर। अब क्या है, द एक्ट ऑफ पार्टनर डन बाय हिम is as an agent of the firm in the course of business of the firm, in the name of the firm, or in any other manner expressing in an intention to bind the firm। अब अगर वो फर्म के ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में एक पार्टनर काम कर रहा है तो वो क्या है, एम्प्लॉयड अथॉरिटी है। अब उसके लिए अब देखते हैं, डिस्कस करते हैं डिफरेंस। एक पार्टनर है ए, वो जाता है बैंक के पास, एमसीबी बैंक हम डिस्कस एग्जांपल में ले लेते हैं। अब अगर एक ट्रेडिंग बिजनेस है, मैन्युफैक्चरिंग फर्म है, तो वो उसको लोन की जरूरत हो सकती है क्योंकि वो लोन उसको रिक्वायर्ड होगा, उसने अपना बिजनेस को एक्सपेंड करना होगा। अब ये एक ही इम्प्लाइड अथॉरिटी है कि उसका ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है फर्म का, कि वो जाकर एक किसी से लोन ले और आकर अपनी कोई नया प्लांट इंस्टॉल करे, नई प्रोडक्ट्स परचेज करके उनको आगे प्रॉफिट बेच के अपनी लोन को अपने बिजनेस के एक्सपेंशन के लिए अगर वो बैंक के पास जाते हैं तो बैंक वाले क्या समझेंगे कि एक फर्म का पार्टनर है तो उसके पास ये अथॉरिटी होगी, क्योंकि उसके पास ये अथॉरिटी होगी, अंडरस्टूड सी बात है, क्योंकि वो अपने ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में काम कर रहा है। तो एक के पास अथॉरिटी होगी कि वो हमसे लोन ले सकता है। तो एमसीबी बगैर किसी इन्वेस्टिगेशन के, बगैर का बाकी पार्टनर से इंक्वायर करने के एक को फर्म के नाम पर लोन दे सकता है। सिमिलरली अगर एक ट्रेडिंग पार्टनरशिप है, लॉ में ये बात लिखी हुई है, all the partners have the employed authority, all the partners have the employed authority to borrow money on credit of the partnership। और जो लेंडर है, जो लोन प्रोवाइडर है, उसके अंडर कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, उसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि वो इन्वेस्टिगेट करे कि क्या इस पर्सन के पास अथॉरिटी है भी सही कि नहीं है लोन लेने की। तो लेंडर के पास अगर वो एक पार्टनर गया है, ट्रेडिंग पार्टनरशिप का एक पार्टनर लोन लेने गया है, तो वो यही समझेगा लोन प्रोवाइडर कि इस पर्सन की, इस पार्टनर की एक्चुअल अथॉरिटी भी है कि ये लोन ले सकता है। अब हमारे पास हम कुछ देखते हैं एग्जांपल एम्प्लॉयड अथॉरिटीज की, जिसको यूज करके पार्टनर क्या कर सकता है, फर्म को बाइंड कर सकता है। पार्टनर एक गुड्स को परचेज कर सकता है, उनकी सेल कर सकते हैं ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म, क्योंकि ये बिजनेस का ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है। तो सारे ये अंडर समझेंगे कि पार्टनर की एक्चुअल अथॉरिटी में भी ये चीज क्या करती है, फॉल करती है। अब वो अगर कुछ ने कोई लोन देने हैं, लोन लेना है, तो लोन दिया हुआ है, उसकी रिसीट्स हैं, तो वो उनकी जो रिसीविंग ऑफ पेमेंट्स जो है वो भी क्या कर सकता है, दे सकता है। और वो सब साथ में एक इंस्ट्रूमेंट भी इशू कर सकता है जो फर्म का होगा कि हाँ जी हमने पेमेंट रिसीव कर ली है
और अब इनकी लायबिलिटी क्या हो गई है, डिस्चार्ज हो गई है, खत्म हो गई है। वो नए लोन कॉन्ट्रैक्ट्स भी कर सकता है, जो पुराने लोन्स हैं वो पे ऑफ भी कर सकता है फर्म के बिहाफ पे। ये क्या है, पार्टनर्स की एम्प्लॉयड अथॉरिटी है। अब वो अगर उनके पर्सनल ने को पेमेंट करनी है, रिसीव करनी है बिजनेस ने, तो वो उन अकाउंट्स को सेटल भी कर सकता है फर्म के बिहाफ पे। वो नए एम्प्लॉयज को भी हायर कर सकता है, क्योंकि अगर फर्म की रिक्वायरमेंट है तो फर्म के बिहाफ पे नए एम्प्लॉयज भी हायर कर सकता है। वो चेक भी इशू कर सकता है, चेक पर साइन भी कर सकता है। और अगर कोई लोन ले रहे हैं तो फिर उस केस में लोन के अगेंस्ट आप क्या करते हो, सिक्योरिटीज प्लेज करवाते हो। तो आप क्या करते हो, सिक्योरिटीज बैंक के पास रखवाते हो। तो उस केस में वो मूवेबल प्रॉपर्टी को क्या कर सकता है, प्लेज भी करवा सकता है। और वो क्या कर सकता है, फर्म के बिहाफ पे किसी को सू भी कर सकता है। और फर्म के अगेंस्ट जो कोई सूट होगा, अगर कोई किसी ने कोई केस फाइल किया हुआ है, तो उसको भी वो क्या कर सकता है, डिफेंड कर सकता है। लेकिन लॉ ने क्या की हुई है, कुछ कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाई हुई हैं कि यहाँ इन पार्टनर्स की ये एम्प्लॉयड अथॉरिटी की जो रेंज है, इसके अंदर ये अथॉरिटी ये फॉल नहीं करेंगी। अब वो कौन सी हैं, सबमिट ए डिस्प्यूट रिलेटिंग टू द बिजनेस ऑफ द फर्म टू आर्बिट्रेशन। अगर एक डिस्प्यूट चल रहा है जो कोर्ट में चल रहा है, जो फर्म ने किया हुआ है, तो एक पार्टनर उस अगर एक कुछ पार्टीज कुछ सिफारिशी लेकर एक पार्टनर के पास आती है कि जनाब हम आपस में मिल बैठ के इसको सॉल्व कर लेते हैं, 3-4 बंदे बिठा देते हैं बीच में, और कोर्ट के क्या झंझट झंझट में पड़ना। तो पार्टनर के पास ये अथॉरिटी नहीं है कि वो बाकी पार्टनर्स के साथ एग्री किए बगैर इस इशू को, इस डिस्प्यूट को आर्बिट्रेशन में लेकर आए और कोर्ट से उस सूट को विड्रॉ करा ले। अगर कोई पार्टनर बैंक का अकाउंट ओपन नहीं करवा सकता फर्म के बिहाफ पे अपने नेम में, ये उसकी एम्प्लॉयड अथॉरिटी में फॉल नहीं करती। और अगर कोई ऐसा फर्म ने किसी पार्टी के अगेंस्ट क्लेम किया हुआ है, केस किया हुआ है, तो उस पर जो पार्टनर, कोई भी पार्टनर पर्सनली क्या कर सकता है, कंप्रोमाइज नहीं कर सकता। तमाम पार्टनर अगर एग्री करेंगे तो उसके बाद ही क्या हो सकता है, कंप्रोमाइज हो सकता है। अगर फर्म ने कोई केस फाइल किया हुआ है किसी पार्टी के अगेंस्ट, तो वो कोई पार्टनर उसको विड्रॉ नहीं कर सकता जब तक सारे पार्टनर्स एग्री नहीं करेंगे। अगर किसी ने फर्म के अगेंस्ट कोई रिकवरी की क्या की हुई है, केस फाइल किया हुआ है, तो फिर कोई पार्टनर बाकी पार्टनर्स की परमिशन के बगैर उस लायबिलिटी को एडमिट नहीं कर सकते, एक्सेप्ट नहीं कर सकते। अगर कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी परचेज करनी है तो वो एक पार्टनर इंडिविजुअली परचेज नहीं कर सकता, बाकी पार्टनर्स एग्री करेंगे तभी वो क्या करेगा, परचेज करेगा। और कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी जो फर्म की है वो पार्टनर अकेला अपनी मर्जी से सेल भी नहीं कर सकता जब तक सारे पार्टनर्स एग्री नहीं करेंगे। उसके अलावा एक फर्म दूसरी फर्म के साथ पार्टनरशिप में भी जा सकती है, मतलब दो फर्म्स की भी आपस में पार्टनरशिप हो सकती है। तो वो पार्टनर अपनी मर्जी से अपनी फर्म को दूसरी फर्म के साथ पार्टनरशिप में नहीं इन्वॉल्व कर सकता जब तक सारे पार्टनर्स एग्री नहीं करेंगे। अब उसके अलावा कुछ ये तो थी ना कि हमारे पास एम्प्लॉयड अथॉरिटी पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस थी, इसके अलावा आपकी स्टैट्यूटरी रिस्ट्रिक्शंस भी कुछ हैं। अब वो कौन सी हैं, अब स्टैट्यूटरी रिस्ट्रिक्शंस हैं कौन सी, रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज्ड बाय लॉ जो कि एप्लीकेबल होंगी। हमने क्या कहा था कि अब एक पार्टनर की एक्चुअल अथॉरिटी है कि नहीं है, अब वो लेंडर को तो नहीं पता, लेकिन कुछ अथॉरिटीज हैं, कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं जो लॉ ने लगा दी हैं। अब वो बेशक लेंडर को पता है या नहीं पता, वो एप्लीकेबल होंगी ही होंगी। अब उसके अलावा कुछ हैं रिस्ट्रिक्शन जो पार्टनरशिप डीड के अंदर मेंशन होंगी। जैसे लिखा होगा पार्टनरशिप के पास पार्टनर ए के पास अथॉरिटी नहीं है कि वो लोन ले सके, लेकिन अब एमसीबी बैंक को तो नहीं पता। वो पार्टनर ए एमसीबी बैंक के पास जाता है, वो कहता है कि जनाब मुझे लोन प्रोवाइड करें। अब एमसीबी बैंक उसको लोन दे देता है, वो ये समझेगा कि इसके पास अथॉरिटी है एम्प्लॉयड अथॉरिटी की बेस पे। तो इसलिए वो रिस्ट्रिक्शन सिर्फ उन लोगों पर अप्लाई होंगी जिनको उस एक्चुअल अथॉरिटी का पता होगा। अगर एमसीबी के किसी एक डायरेक्टर को पता था कि ए के पास एक्चुअल अथॉरिटी नहीं है लोन प्रोवाइड करने की, और फिर भी एमसीबी अगर लोन दे देता है फर्म को, तो फिर फर्म लायबल नहीं है, तो फिर ए पर्सनली लायबल होगा, फर्म लायबल नहीं होगी उस केस में। उसके अलावा एक नेक्स्ट चीज है, वो है आपकी रेटिफिकेशन ऑफ एक्शंस। ये है कि हमने पढ़ा था कि अथॉरिटी, जब हमने पढ़ा था कि कोई पार्टनर अपनी अथॉरिटी को एक्सीड नहीं करेगा। अगर कोई पार्टनर अपनी अथॉरिटी को एक्सीड कर भी लेता है, तो एक्सीड कर लेता है, तो उस केस में अगर बाकी पार्टनर्स उसकी इस गलती को एक्सेप्ट कर लेते हैं, उसको कहते हैं कि जी हम इसको एक्सेप्ट करते हैं, जो भी इसकी रिजल्ट्स हैं हमें उससे कोई इशू नहीं है, तो उसको हम क्या कहते हैं, रेटिफिकेशन कहते हैं।
अगर जब वो पार्टनर उसकी गलती को एक्सेप्ट कर लेते हैं, उसको रेक्टिफाई कर लेते हैं, तो उसके बाद बिल्कुल ऐसे ही होता है कि उसने अपनी अथॉरिटी एक्सीड की नहीं, उन्होंने अपनी अथॉरिटी के अंदर ही रहकर क्या किया होता है, वो काम किया होता है। तो ये आपकी थी अथॉरिटी के रिलेटेड डिस्कशन। हम नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे, फिर हमारे पास चैप्टर 18 इंशाल्लाह बच जाएगा।